नमस्कार। आज हम समझेंगे हियर से एविडेंस के बारे में। अनुश्रित साक्ष्य। अनुश्रित साक्ष्य अधिकांशतः न्यायालयीन कार्रवाइयों में एवं एविडेंस एक्ट को पढ़ते समय उपयोग में आता है। अनुश्रित साक्ष्य एक ऐसा साक्ष्य होता है जो उस व्यक्ति के स्वयं के अनुभव पर आधारित नहीं होता जो उसको न्यायालय में देना चाहता है। अनुश्रित साक्ष्य एक ऐसा साक्ष्य होता है जो व्यक्ति उस साक्ष्य का उपयोग कर रहा है, जो व्यक्ति उस साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष दे रहा है, उसने उन बातों को स्वयं नहीं सुना है, स्वयं नहीं देखा है, स्वयं अपनी किसी इंद्रिय के द्वारा अनुभव नहीं किया है, बल्कि वह साक्ष्य किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभव और ज्ञान पर आधारित है। यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ और सी ने वो झगड़ा होते हुए देखा और सुना, तो सी जो न्यायालय में एविडेंस आकर देगा वो कहलाएगी डायरेक्ट एविडेंस। लेकिन मान लीजिए सी ने वो सारी घटना जाकर डी को बता दी, तो डी ने वो घटना ना तो देखी ना ही सुनी। अगर डी उस घटना के बारे में न्यायालय में आकर साक्ष्य देता है तो वह हियर से एविडेंस यानी अनुश्रित साक्ष्य कहलाएगी। और अनुश्रित साक्ष्य की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पर भी नहीं दी गई है। केवल अनुश्रित साक्ष्य हमको न्यायालयीन निर्णयों एवं पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अनुश्रित साक्ष्य की कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई। अनुश्रित साक्ष्य चूँकि एक डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, वो किसी दूसरे के द्वारा दिया जाता है जिसने स्वयं नहीं देखा, स्वयं अनुभव नहीं किया, इसलिए अनुश्रित साक्ष्य को साधारण दशा में अग्राह्य माना गया है, इनएडमिसिबल माना गया है। यह साधारण दशा में न्यायालय में ग्राह्य नहीं होता है, यह एक कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है। इसको अग्राह्य करने का कारण यह है क्योंकि चूँकि उस व्यक्ति ने स्वयं उस घटना को घटित होते हुए नहीं देखा है, अगर उस साक्ष्य को ग्रहण करने की न्यायालय में अनुमति दे दी गई तो बहुत दुर्विधा पैदा हो जाएगी, क्योंकि इसमें सत्यता का अंश कम रहने की संभावना है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक ही घटना को एक सा नहीं दोहरा सकता है। तो जिसने देखा सुना किसी ने और पता कोई और रहा है, तो घटना में अंतर आ जाता है, बातों में अंतर आ जाता है। तो इसलिए इसमें सत्ता का अंश कम रहने की संभावना होती है। इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति स्वीकृति से परीक्षण में देरी होती है, एग्जामिनेशन देरी होती है और जालसाजी के दरवाजे खुल जाते हैं, और यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी से संबंधित नहीं होता है। क्योंकि जो बयान दे रहा है वो कह सकता है कि भैया मैंने तो कुछ नहीं देखा, दूसरे ने देखा है, वो जाने। तो इसलिए यह एक कमज़ोर प्रकृति का साक्ष्य है, इसलिए इसको साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन दशाओं में हम एविडेंस एक्ट में हम पढ़ेंगे, उसमें अनुश्रित साक्ष्य को ग्राह्य किया जाता है स्वीकृति और संस्वीकृति की दशा में। कन्फेशन, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, उसको अपराध के बारे में बताता है जिसने अपराध होते हुए नहीं देखा था, तो उसको हम कन्फेशन कहते हैं, उसका अपने अपराध को स्वीकार करना। आपने देखा होगा ज़्यादातर फिल्मों में चर्च में जाकर फादर के सामने लोग अपने अपराध का कन्फेशन करते हैं, या किसी अपने अच्छे मित्र के सामने अपने अपराध का कन्फेशन करते हैं, अपने अपराध को स्वीकार करते हैं। तो यह कन्फेशन भले ही हियर से एविडेंस है, लेकिन वह व्यक्ति जिससे उसने कन्फेशन किया है न्यायालय में का साक्ष्य दे सकता है और यह साक्ष्य ग्राह्य है। कई बार अपराधी न्यायालय के सामने कन्फेशन करता है, सेक्शन 164 CRPC में हम पढ़ते हैं, वो भी एविडेंस एक्ट में ग्राह्य किया गया है। तो कन्फेशन की दशा में हियर से एविडेंस भी ग्राह्य हो जाता है। सेक्शन 32 हम पढ़ते हैं उन व्यक्तियों के कथन जिनको न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता, जो मर गए हैं या न्यायालय में उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों के कथन अनुश्रित साक्ष्य के होते हुए भी वो ग्राह्य होते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कोई मरता हुआ व्यक्ति कोई कथन किसी अन्य व्यक्ति के सामने करता है। कई बार किसी व्यक्ति के साथ घटना होती है और वो डॉक्टर के सामने जाकर पूरी सारी घटना बता देता है,
तो वो डीडी एक प्रकार का जो होता है मृत्युकालिक कथन के रूप में उसको हम ग्राह्य कर सकते हैं। कारोबार के अनुक्रम में जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं और रिकॉर्ड में जो कुछ लिखा है उसको एविडेंस में ग्राह्य किया जा सकता है अगर जिसने वो रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसकी मृत्यु हो गई है या करने वाले व्यक्ति के हित के विरुद्ध है। और धारा 32 में जो 8 प्रकार दिए हैं उन 8 प्रकारों में से किसी प्रकारों में अगर वो साक्ष्य आता है तो धारा 32 के तहत उसको स्वीकार किया जा सकता है। एविडेंस एक्ट की धारा 33 बताती है कि पूर्व की कार्रवाइयों में अगर कोई स्टेटमेंट किसी व्यक्ति ने दिया है और अब वर्तमान में वो व्यक्ति नहीं आ सकता है न्यायालय के सामने या उसकी मृत्यु हो गई है तो उसको भी स्वीकार किया जा सकता है भले ही वो ईयर से एविडेंस की दिशा में आता है। लेखा दस्तावेजों में किए गए कथन जो आपकी अकाउंटिंग बुक्स वगैरह हैं, स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, लोक दस्तावेज हैं, इनमें किए गए कथन भी ग्राह्य हो सकते हैं भले ही वो ईयर से हों। रेजिस्टे सेक्शन 6 में आगे आपको पढ़ाऊँगा। अगर सेक्शन 6 रेजिस्टे में अगर ये आता है जिसको एक ही संव्यवहार के तथ्य हम कहते हैं तो वो भी ईयर से एविडेंस होने पर भी ग्राह्य होते हैं। एक्सपर्ट के जो स्टेटमेंट किताबों में दिए गए हैं भले ही वो एक्सपर्ट की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनको भी हम विशेषज्ञ की साक्ष्य के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं। धारा 8 सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में किसी व्यक्ति का पूर्व या पश्चात का आचरण के बारे में बताया गया है, घटना के पूर्व या पश्चात का आचरण। तो उस पूर्व या पश्चात के आचरण को जिसने देखा है वो व्यक्ति आकर न्यायालय में कथन कर सकता है। तो सेक्शन 8 में अगर वो के दायरे में अगर आता है तो हियर से एविडेंस को न्यायालय में ग्रहण किया जा सकता है। अन्य किसी दशा में हियर से एविडेंस न्यायालयीन कार्रवाइयों में एडमिसिबल नहीं है, ग्राह्य नहीं है। क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि उस व्यक्ति ने उस घटना को स्वयं घटित होते हुए नहीं देखा है, उस घटना का स्वयं अनुभव नहीं किया है, स्वयं नहीं सुना है, उसके स्वयं के अनुभव पर आधारित नहीं है, स्वयं के ज्ञान पर आधारित नहीं है। इसलिए अनुसृत साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं न्यायालयीन कार्रवाइयों में अग्राह्य माना गया है। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि अनुसृत साक्ष्य की डेफिनेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी नहीं दी गई है। आपका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ ही मैं अंत में एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने आत्महत्या के संबंध में भी कुछ वीडियो बनाए हैं और कल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को वैश्विक स्तर पर WHO के माध्यम से मनाया जाता है। और उस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें ताकि किसी की ज़िंदगी को बचाया जा सके। और ऐसा कोई व्यक्ति जो निराशा में है, तनाव में है, अगर आपके ज्ञान में आता है, आपकी नॉलेज में आता है तो उसके साथ आत्मीयता बरतें, उसके परिवारजनों को बताएं। एवं किरण नाम से एक हेल्पलाइन शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उस हेल्पलाइन पे भी आप खबर कर सकते हैं और ताकि आप एक जीवन को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।